वंदे मातरम। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। आजादी के लिए लड़ना होगा। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर वापस जा रहे हैं जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। 1857, वो साल जब स्वतंत्रता की पहली ज्वाला भड़की थी। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा नहीं था। नहीं, ये एक पूरे देश की पीड़ा थी, उसके स्वाभिमान और आज़ादी की एक तड़प थी। ये कहानी है उस पुकार की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिलाकर रख दी थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आग आखिर भड़की कैसे? देखिए, कोई भी बड़ी ज्वाला ना अचानक से नहीं भड़कती। उसके लिए पहले माहौल में बारूद जमा होता है, जो बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा होता है। और वो बारूद था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में पनप रहा गुस्सा। सोचिए, भारी भरकम टैक्स से जनता पिस रही थी, किसानों का हर तरह से शोषण हो रहा था। जो भारतीय सैनिक उनकी सेना में थे, उनके साथ भेदभाव तो जैसे आम बात थी। और ऊपर से अंग्रेजों ने जब धार्मिक मामलों में दखल देना शुरू किया तो लोगों के सब्र का बांध बस टूटने ही वाला था। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी, चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। हुआ ये कि इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और अफवाह ये फैली कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिसने हिंदुओं और मुसलमान दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई। और बस इसी एक चिंगारी ने विद्रोह की उस ज्वाला को भड़का दिया, जो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैल गई। इस ज्वाला की जो पहली लपट थी वो बैरकपुर में दिखी, जब मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ आवाज उठा दी। उनका ये साहस और फिर उनका बलिदान पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब देखिए कि घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। मार्च में मंगल पांडे का विरोध होता है, और फिर बस 2 महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाही बगावत कर देते हैं। अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंचकर उस पर कब्जा कर लेते हैं, और 12 मई तक तो बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। मतलब सिर्फ कुछ ही हफ्तों में एक चिंगारी एक देशव्यापी आग बन चुकी थी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये क्रांति किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। इसे कई नायकों ने अपने खून से सींचा था। चलिए अब उन चेहरों को देखते हैं जो इस विद्रोह का प्रतीक बन गए। सबसे पहले बहादुर शाह जफर। अब सवाल ये है कि एक बुजुर्ग और असल में शक्तिहीन मुगल सम्राट इतने जरूरी क्यों बन गए? वो इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों से पहले की पुरानी व्यवस्था का प्रतीक थे। वो एक ऐसा चेहरा थे जिनके नाम पर हिंदू और मुसलमान, राजा और किसान सब एकजुट होकर लड़ सकते थे। वो भारत की खोई हुई संप्रभुता के एक जीवंत प्रतीक थे। और फिर थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर रणभूमि में अंग्रेजों से लोहा लिया। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने वाली एक शेरनी थी, जिनका शौर्य आज भी हमारी रगों में दौड़ता है। और उनका ये नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये भारत के स्वाभिमान की वो गूंज थी जिसने अंग्रेजों को साफ साफ बता दिया था कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि इज्जत और आज़ादी की है। इसी तरह तात्या टोपे और नाना साहब जैसे महान रणनीतिकारों ने कानपुर और मध्य भारत में अंग्रेजों को नाको चने चव्वा दिए। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल किया, मतलब तेज और अचानक हमले करके गायब हो जाने की रणनीति, जिससे उन्होंने एक बहुत विशाल सेना को लंबे समय तक उलझाए रखा। लेकिन इतनी वीरता और इतने बलिदान के बावजूद ये विद्रोह आखिरकार कुचल दिया गया। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके परिणाम कितने गहरे थे। सच तो ये है कि ये एक असमान लड़ाई थी। एक तरफ जुनून और पारंपरिक हथियारों से लैस विद्रोही थे, तो दूसरी तरफ एक बेहद संगठित और आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना। जुनून तो बहुत था, पर संसाधन और संगठन की कमी आखिर में भारी पड़ी, और विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हजारों भारतीयों को सरेआम फांसी दे दी गई, पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए गए, और सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी में ही दम तोड़ दिया। इस विद्रोह ने भारत में बहुत बड़े बदलाव लाए। पहला,
ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। दूसरा, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे दूरगामी परिणाम था तीसरा, भारतीयों में पहली बार एक राष्ट्र होने की चेतना जागी। और यहीं से इस क्रांति की असली विरासत शुरू होती है। भले ही वो ज्वाला उस वक्त बुझागी गई, लेकिन उसकी चिंगारियों ने एक ऐसी मशाल जलाई जो आगे चलकर आज़ादी की राह को रोशन करने वाली थी। ये समझना बहुत जरूरी है। 1857 की क्रांति भले ही उस समय असफल रही हो, लेकिन इसने भारतीयों को पहली बार एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया। कह सकते हैं कि 1857 की राख से ही 1947 की आज़ादी का रास्ता बना था। इसने एक बात साफ साफ साबित कर दी कि भारतीय गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ये हार कर भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों को ये विश्वास दिलाया कि अंग्रेजी हुकूमत अजेय नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है और हराया भी जा सकता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि 1857 की वो मशाल, वो त्याग और वो जज्बा आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये सच में सोचने वाली बात है।